नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GSY11 सर पर। बच्चों, आज हम 10 क्लास का पीरियोडिक टेबल करवाने वाले हैं। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इसके बारे में, आवर्त सारणी के बारे में सब चीज़ जानते हैं हम लोग। देखिए ये बच्चों, ये जो आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, यह है आधुनिक आवर्त सारणी। ये क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। इसका खोज किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था मोसले ने। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए बच्चों, जो सबसे पहले तत्वों का जो वर्गीकरण करने का प्रयास जो किया था, वो किया था किसने? डोराइनर। किसने किया? डोराइनर ने। और इन्होंने तत्व से संबंधित एक नियम दिया जिसे तत्वों का त्रिक नियम कहा गया। क्या कहा गया? तत्वों का त्रिक नियम। यह जर्मनी का एक प्रोफेसर थे, नाम था डोराइनर, जो सन 1829 ईस्वी में तत्वों से संबंधित एक नियम दिया जिसे तत्वों का त्रिक नियम के नाम से जाना गया। इनके अनुसार यदि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भारों का माध्य बीच के तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। ये इन्होंने नियम दिया था। बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। और हाँ, इनका याद रखेंगे, डोराइनर का त्रिक नियम जो था परमाणु भार पर निर्भर किया था। परमाणु भार किस पर? परमाणु भार से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूलैंड्स। और इनके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या? न्यूलैंड्स। उन्होंने न्यूलैंड्स के बारे में जानिए। यह न्यूलैंड्स जो थे 1863 ईस्वी में एक अष्टक नियम का प्रतिपादित किया। किस तत्व? कौन सा नियम? अष्टक नियम। इनके अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो यह हर 8वें तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यानी यदि पहला तत्व से गिना जाए तो 8वां जो तत्व होगा वो पहले तत्व के गुण के बराबर होगा, यानी इसी के सदृश पाया जाएगा। इसके बारे में हम लोग और किताब में भी देखेंगे। ये था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इनका भी नियम जो था परमाणु भार पर निर्भर करता था। किस पर? परमाणु भार पर सजाया गया था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर सजाया गया था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के गुण में समानता पाई जाती है। इसको जब इनका नियम जो था संगीत के वर्णमाला, जो संगीत जो है सारे गामा पधा निसा, उस पर ये बैठाए थे। संगीत की 8वीं ध्वनि पहली ध्वनि जिस समान होता है, उसी प्रकार इनका भी तत्व जो पहला तत्व जो है वो 8वें तत्व के गुण के सदृश पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, मेंडलीफ का आवर्त नियम। बच्चों याद रखेंगे, मेंडलीफ जो थे एक रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? मेंडलीफ एक रूस के वैज्ञानिक थे। याद रखेंगे, रूस के थे। इन्होंने तत्व से संबंधित कुछ नियम दिया। आवर्त सारणी का सबसे प्रथम जो खोज किया था मेंडलीफ ने ही किया था। आवर्त सारणी को यानी तत्वों को आवर्त और वर्गों में सजाने का जो कार्य किया सबसे पहले, वो मेंडलीफ ने किया था। बच्चों देखते हैं कि इन्होंने तत्वों को सजाया और कहा कि इनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यानी जो ये भी बताए जो परमाणु भार के आवर्त फलन, यानी इनका भी नियम जो था परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता था। परमाणु भार पर निर्भर करता था। आगे देखते हैं। और हाँ, याद रखेंगे, इनके समय कुल ज्ञात तत्वों का संख्या जो था 63 था। कितना? कुल ज्ञात तत्व जो था 63। सब नोट करते जाएंगे।
कुल ज्ञात तत्व कितना था? 63 तत्व था। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम जो है इसको बनाया था मोसले। किसने बनाया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने बनाया था। इन्होंने कहा और इन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया। बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि परमाणु संख्या का खोज किसने किया था? परमाणु संख्या का खोज किसने किया था? तो परमाणु संख्या का जो खोज किया था वो कौन के थे? मोसले ने। परमाणु संख्या क्या होता है जो सुन लें। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। तो इन्हीं के अनुसार ये सजाए तत्वों को, ये बताए कि यदि किसी तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर सजाया जाए, है ना, यानी किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। इस सब थ्योरी का एक भाग है। क्षारीय मृदा तत्व। बच्चों क्षारीय मृदा तत्व किसे कहा जाता है? हम लोग पढ़े थे, यहाँ एक चीज़ और सीखते जाएं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले वाला हम देख लें। मोसले के जो आवर्त सारणी था उसमें 36 कतारों की संख्या यानी आवर्तों की संख्या, उसमें आवर्त जो था 7 था। और वर्टिकल यानी स्तंभों की संख्या, खड़ी स्तंभों की संख्या यानी वर्गों की संख्या कितना था? 9 था। कुछ बुक में 8 देता है क्योंकि उस समय शून्य वर्ग को शामिल किया नहीं गया था, इसलिए 8 देता है। परंतु आप लोग याद रखेंगे वर्गों की संख्या 9 और आवर्तों की संख्या 7। वैसे ही आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त था, आवर्त 7 और वर्ग याद रखेंगे, आवर्त 7 और वर्ग 18। वर्ग कितना? 18। तो बच्चों यहाँ पर याद रखें, ये कह रहा है क्षारीय मृदा तत्व। जो क्षारीय मृदा तत्व होता है इस प्रकार का हम आवर्त सारणी देखते हैं। इस प्रकार का आवर्त सारणी दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई देता है। बच्चों जो दूसरा वर्ग आवर्त सारणी का दूसरा वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातु यानी क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब आता है। याद रखेंगे दूसरा वर्ग दू का ए समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं, क्योंकि इस समूह के तत्वों का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, ये समझ जाएं, ये थोड़ा सा देख लें हम लोग। विकर्ण संबंध हम लोग फिगर से समझेंगे। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, जिस प्रकार हम लोग लिथियम को देख रहे हैं, लिथियम यानी वह किसी भी आवर्त सारणी का पहला वर्ग का पहला तत्व तथा आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त का पहला तत्व तथा तीसरे आवर्त का दूसरा तत्व के जो बीच संबंध जो दर्शाया जाता है उसे विकर्ण। देखिए इसके बीच आप तिरछा विकर्ण के रूप में इसे दर्शा सकते हैं। तो जहाँ पर विकर्ण के रूप का खींचा जाएगा उसको हम लोग देख लें।
विकर्ण संबंध कहते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे, आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्व के साथ गुण में समानता प्रदर्शित करता है। चूंकि ये तत्व विकर्ण के रूप में स्थित होते हैं, यानी यदि लिथियम इधर होगा लिथियम, तो इधर क्या मैग्नीशियम, इस प्रकार यहाँ पर होता है, विकर्ण के रूप में होता है, विकर्ण के रूप में संबंध होते हैं। अतः इस संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझ जाएं, दूसरे आवर्त के पहले समूह का तत्व लिथियम तीसरे आवर्त के द्वितीय समूह के तत्व मैग्नीशियम के साथ समान गुण प्रदर्शन करते हैं। और इसको दर्शाएंगे कैसे, ये तिरछे रूप में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, प्रारूपिक या निरूपिक तत्व पर टिप्पणी लिखना है। प्रारूपिक या निरूपिक तत्व पर टिप्पणी लिखना है। देखिए कह रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। सब नोट कर लेंगे, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके समूह की संयोजकता व विद्युत रासायनिक लक्षणों को प्रकट करता है। ये तत्व अपने समूह के ए तथा बी उपवर्गों के मध्य सेतु का कार्य करता है। ये लिख लेंगे, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के सभी तत्व को क्या कहते हैं, प्रारूपिक तत्व कहते हैं। बच्चों ये नोट कर लेंगे, प्रारूपिक तत्व किसे कहते हैं, जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के सभी तत्व को प्रारूपिक तत्व कहते हैं। चलिए और जो लिखना रहेगा सब बच्चे यहाँ से लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवाना है। ये ऑब्जेक्टिव सब अपना अपना कॉपी में, सब बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठे और ऑब्जेक्टिव अपना अपना कॉपी में लिख लें। संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है बच्चों, संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है। मेंडलीफ ने केवल 8वें समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व बताया था, माना था, परंतु अब दीर्घ आवर्त सारणी में इस शब्द का प्रयोग उन सब तत्वों के लिए किया जाता है जो प्रारूपिक तत्वों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार सभी बी उपवर्ग तथा 8 समूह के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और बच्चों याद रखेंगे, संक्रमण तत्व जितने डी ब्लॉक में जो तत्व हैं वो सब क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। याद रख लें, डी ब्लॉक का सभी तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, संक्रमण तत्वों के निम्न अभिलक्षण कह रहा है कि इसका अभिलक्षण क्या है, जो लिख लेंगे। देखिए ये जो है संक्रमण तत्व है, रंगीन आयन बनाता है। कैसा बनाता है, रंगीन आयन। इनका संयोजकता अपना बदलते रहता है। ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। कैसा, उत्प्रेरक की तरह। और ये संयोजकता प्रदेश यानी विपरीत अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कभी 1 कभी 2, इस प्रकार से ये संकीर्ण लक्षण बनाते हैं। इन तत्वों में समचतुष्कीयता पाई जाती है। ये लिख लेंगे सब लोग। आगे देखते हैं। बच्चों ये जो है आवर्त सारणी का कुछ गुण है। आधुनिक आवर्त सारणी का कुछ गुण है जिसे आप लोग लिख सकते हैं। सॉरी, एक बार देख लेंगे हम लोग। दीर्घ आवर्त सारणी के कुछ प्रमुख विशेषताएं। यह आवर्त सारणी तत्वों के आधुनिक मौलिक गुण पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। इसमें तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, अतः यह एक अति आदर्श बंधन है। देखते हैं, इससे तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता, भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तनों का स्वयं ही आभास हो जाता है। इस आवर्त सारणी को याद करना सरल है। देखेंगे आगे।
इनमें उप समूहों की बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया, उप समूह को अलग अलग कर दिया गया इसमें। इसकी सारणी में आगे और भी विभाजन किए गए हैं, जैसे सक्रिय तत्व, संक्रमण तत्व, विरल मृदा धातु, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, इस सब के रूप में इसे बांटा गया है। तो हम लोग इसे यदि जो लिखना चाहते हैं इस प्रकार लिख लेंगे। वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन लघु आवें में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ जाती है, तत्पश्चात 4 से 1 तक घट जाती है। इन्हीं तत्वों के ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। बच्चों याद रखेंगे, ये कह रहा है कि यदि हम आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों के संयोजकता जो है 1 से बढ़कर 4 हो जाती है, 1 से बढ़कर 4 हो जाती है और पुनः 4 से घटकर 0 हो जाती है। ये कहने का इसका मतलब है, 4 से घटकर 0 हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑक्साइडों की अम्लीयता क्षारीयता आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है जाती है तथा अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। बच्चों याद रखेंगे, आवर्त सारणी में बाएं तरफ मेटल है और दाएं साइड क्या है, नन मेटल है, नन मेटल है। बच्चों जब मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। और नन मेटल का जो ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है। तो याद रखें, जब बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घट जाएगा, तो धात्विक गुण जब घटेगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगा और क्षारीयता घट जाएगा। इस प्रकार याद रखेंगे हम लोग। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो जो तत्वों का ऑक्साइड का प्राकृतिक है धीरे धीरे अम्लीय हो जाएगा। आगे देखते हैं। धन विद्युतीय गुण प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के धन विद्युतीय प्रकृति क्रमशः घट जाती है। जो धन विद्युतीय गुण प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धन विद्युतीय प्रकृति क्रमशः घटती जाती है तथा ऋण विद्युतीय प्रकृति बढ़ती जाती है। याद रखें, धन विद्युतीय प्रकृति में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता घट जाता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, धन विद्युतीय गुण का हो जाएगा, घट जाएगा और ऋण विद्युतीय प्राकृतिक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। धात्विक गुण प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण घटता है तथा आधात्विक गुण बढ़ जाता है। जब आप आवर्त सारणी में बच्चों बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो आप जानते हैं कि आवर्त सारणी के बाएं तरफ धातु को रखा गया है, यानी मेटल को रखा गया है, और बाएं तरफ नन मेटल को रखा गया है, बाएं तरफ नन मेटल को। तो हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घट जाएगा और अधात्विक गुण बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार क्या है? तो सबसे पहला तो जो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है, चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव चालू है, हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब बच्चे यहाँ से ऑब्जेक्टिव लिखते जाएंगे। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, पूरा ऑब्जेक्टिव अपने कॉपी पर लिख लेंगे और आपका कोचिंग में जितना भी प्रकार का बुक चलता हो उस बुक से आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है, कह रहा है आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? तो यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर? परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी बनाया किसने? तो इसको मोसले ने बनाया था। किसने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था? मोसले। ये आगे पीछे बताए थे आपको, मोसले ने बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय आवर्त का तत्व है, तृतीय आवर्त
बच्चों आवर्त कहा जाता है क्षैतिज रेखा, एक आवर्त हुआ, दो हुआ, तीन हुआ। तो तृतीय आवर्त में जो कौन सा इसमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये देखिए याद रखेंगे, पहला आवर्त में तो दो ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। बच्चों दूसरा आवर्त में कौन है? लिथियम से प्रारंभ होता है और नियॉन पर खत्म हो जाता है। तीसरा आवर्त सोडियम से चालू होता है और आर्गन पर समाप्त होता है। तो सोडियम में इसमें कहा है सोडियम 11। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिथियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है किससे? हम अभी बताए लिथियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है मैग्नीशियम से। आगे क्वेश्चन, निम्न में से क्षारीय धातु है, निम्न में से क्षारीय धातु। बच्चों दो प्रकार का आपको धातु बताए थे, एक क्षारीय धातु, एक क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय धातु जो प्रथम वर्ग में, पहला वर्ग में जितने धातु आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? क्षारीय धातु। तो प्रथम वर्ग का कौन तत्व है? सोडियम। चलिए आगे देखते हैं, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होगा? बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड जो पाया जाता है टीन का और एल्युमिनियम का पाया जाता है, जिसमें आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का आता है। और इसको में भी Al2O3 ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदर्शित करता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ये आगे देखते हैं हम लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए बच्चे यहाँ आ गया Al2O3 याद रखेंगे, Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है एक प्रकार का। चलिए आगे देखते हैं, एक तत्व M कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, इसमें क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? बच्चों जो M है और यहाँ CO3 है, याद रखेंगे। कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2, ये 9 क्लास में पढ़ना था वैलेंसी। और यदि हम MCO3 लिख रहे हैं, क्या MCO3, तो इसका यानी मैग्नीशियम का भी वैलेंसी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तब इसका सूत्र MCO3 होगा। तो कह रहा है कि क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो बच्चों क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, यहाँ M का वैलेंसी है कितना? 2, तो MCl2 ऑप्शन नंबर ए में। चलिए ये इस प्रकार का प्रश्न बहुत पूछ रहा है, आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन लिख लें और अपना मन से भी बना कर देखें। वैलेंसी याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, केमिस्ट्री का रीढ़ कहा जाता है कौन? वैलेंसी। तो आप लोग वैलेंसी याद रखेंगे, वैलेंसी याद नहीं रहा तो ये सब नहीं, क्वेश्चन आप नहीं बना सकते, इसे रट नहीं सकते आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड कौन कहलाएगा? बच्चों ये तो उभयधर्मी ऑक्साइड है, कौन? अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी, इसे छोड़ दें। तो अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा? वैसा ऑक्साइड जो अधातु का बना हो, अधातु का। तो इसमें अधातु का ऑक्साइड कौन है? तो देखिए P2O5 यानी फास्फोरस का जो ऑक्साइड है क्या है? एक अम्लीय ऑक्साइड है। तो चलिए ऑप्शन डी याद रखेंगे, अधातु का जितना ऑक्साइड होगा वो सब अम्लीय होगा, और धातु का सभी ऑक्साइड क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है परमाणु क्रमांक होगा। बच्चों यहाँ पर एक बहुत आसान क्वेश्चन है पर आपको घुमा दिया है। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, यानी ये क्षारीय बना रहा है, यानी कोई धातु होगा। क्या होगा? धातु। और आपको इसमें चुनना होगा कि कौन सा जो परमाणु संख्या है जो धातु, एक धातु का परमाणु संख्या है। बच्चों यहाँ देखिए डी, ऑप्शन डी में देखिए 19 ये किसका है? पोटेशियम का। पोटेशियम एक क्या है? धातु है। 14 देखिए 14 सिलिकॉन का, ये नहीं हो सकता। 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, ये सब अधातु है। पर पोटेशियम क्या है? एक धातु। अतः पोटेशियम का जो ऑक्साइड होगा क्या होगा? एक क्षारीय प्रकृति का होगा। आगे देखते हैं, देखिए एक तत्व के ऑक्साइड का सूत्र MO है। बच्चों M कोई मान लीजिए कोई भी एक धातु है, ये तो क्या है? ऑक्सीजन। आप जानते हैं ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो इसका भी होना चाहिए क्या? 2, तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? MO। क्या होगा? MO। चलिए तो अब कह रहा है उसे नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? नाइट्रेट का सूत्र, तो यानी M के साथ नाइट्रेट को जोड़ना है। तो नाइट्रेट का वैलेंसी होता है 1, नाइट्रेट का वैलेंसी होता है 1,
तो सोचिए एम इधर हो गया NO3, ऐसे यदि साथ में लिखेंगे तो ए लिखेंगे तो क्या होगा M इंटू NO3 का होल ट्वाइस। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है? तो विद्युत धनी कौन? जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग दे। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागने वाला कौन है बच्चों? सोडियम। कौन है? सोडियम। आगे देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं कौन सा युग्म उपधातु है? उपधातु एंटीमनी और आर्सेनिक। एंटीमनी और आर्सेनिक। बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा? तो हम लोग पहले तो इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे। 5 2 7, इस प्रकार से यदि गिनते हैं 5 2 7, 7 3 10, 2 12, 14 15 16 17 हो जाता है ना। तो 17 इलेक्ट्रॉन जो होता है क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का। 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होता है। और कहता है कि यह किस आवर्त में जाएगा? तो यह आवर्त 3, तीसरा आवर्त, और वर्ग 7 का ए। वर्ग 7 का ए पड़ता है। बच्चों याद रखेंगे, यह जिस वर्ग में पड़ता है उस वर्ग को हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है। यानी 17वां वर्ग को हाइड्रोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। देखिए क्लोरीन का 17 परमाणु संख्या होता है 2 8 7। बातम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि इसका क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? 1। और ये पाया जाता है कि इसमें आवर्त 3 और वर्ग 7 का ए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को, अच्छा बच्चों एक थोड़ा और सीख जाएं आप लोग। देखिए यहाँ पे ये जो पहला वर्ग आप देख रहे हैं, ये पहला वर्ग, इसे कहा जाता है, इस वर्ग को कहा जाता है क्षारीय धातु। इसे कहा जाता है इसमें उपस्थित सभी तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। दूसरे वर्ग को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। 17वां वर्ग को कहा जाता है हाइड्रोजन वर्ग। और 18वां वर्ग को कहा जाता है 18वां वर्ग को कहा जाता है शून्य वर्ग। ये जो नीचे देख रहे हैं इसे कहा जाता है लैंथेनाइड्स और इसे एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। चलिए इस प्रकार से लिख लेंगे। पहला वर्ग को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। दूसरा का क्षारीय मृदा धातु। 17वां को कहा जाता है हाइड्रोजन वर्ग। 18वां को कहा जाता है शून्य वर्ग। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे एफ ब्लॉक का जो है उसे कहा जाता है लैंथेनाइड्स, यानी लैंथेनियम से जो चालू होगा उसे लैंथेनाइड्स, और जो एक्टिनियम से चालू होता है उसे एक्टिनाइड कहा जाता है। चलिए, और ये डी ब्लॉक का जो सभी तत्व है इसे संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है, यानी संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? उदग्र यानी इस प्रकार जब खड़ा हो, इस प्रकार जब खड़ा स्तंभ हो उसे क्या कहेंगे? वर्ग या समूह। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, और प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होगा? अभी बताएं आपको, जो प्रथम वर्ग में जितने तत्व होंगे उसे क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? जो आवर्त हैं 7। कितने? 7 हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? मेंडलीफ में वर्ग की संख्या था कितना? 9। वर्ग कितना था? 9 था। अब मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्ग 9 और आवर्त कितना? आवर्त 7। आवर्त 7। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग का तत्व है। शून्य वर्ग में हीलियम सबसे पहला तत्व कौन है? हीलियम। दूसरा नियॉन। तीसरा आर्गन। इस प्रकार का है। जितना शून्य वर्ग में सब है एक अक्रिय गैस होता है। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? वर्ग और आवर्त। वर्ग 18,
और आवर्त 7 है। आवर्त कितना होगा? 7 हो जाएगा, आवर्त 7 लिख लेंगे। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? बच्चों, जो इस प्रकार का लेटा हुआ रेखा है उसे क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार। मेंडलीफ के समय क्या था? परमाणु द्रव्यमान। क्या था? परमाणु द्रव्यमान। ओजोन के एक अणु में उपस्थित ऑक्सीजन की संख्या, यानी कि ऑक्सीजन, इस ओजोन का सूत्र होता है O3। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो आंसर हो जाएगा C। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का संख्या का अनुपात। तो अमोनिया का सूत्र सब जानते होंगे, NH3। नाइट्रोजन इसमें 1 है, कितना? 1। हाइड्रोजन कितना है? 3, यानी 1:3। हीलियम कैसा तत्व है? बच्चों, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पी में बच्चों, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए इस पर हम लोग सब जानें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। देखिए, एस में होता है 2, पी में कितना? 6, डी में, यहाँ डी यहाँ लिखेंगे, डी में पाया जाता है 10, परंतु याद रखेंगे यह 9 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता और 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। इस प्रकार याद रखेंगे कि जो डी उप ब्लॉक है, यानी डी उप कक्षा जो है, यह पूरे इलेक्ट्रॉन से एक कम नहीं ले सकता और पूरे से आधा के एक कम नहीं ले सकता, यानी 9 और 4 नहीं रख सकता। और एफ में याद रखें, एफ में 14 होता है। यह भी पूरा से एक कम यानी 13 नहीं रख सकता और आधा से एक कम यानी 6 नहीं रख सकता। इस प्रकार याद रखेंगे, डी में 9 और 4 नहीं होगा और एफ में 13 और 6 नहीं होगा। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। जैसे आर्गन में देख लें आप, आर्गन कितना? 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं 2 8 8। यदि 8 आ गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं होगी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 0। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुका है? कुल तत्व का खोजा चुका है 118। सब बच्चे लिख लेंगे, कुल तत्व पूरा आवर्त सारणी में अब तक कुल तत्व खोजा जा चुका है, जिसमें से प्रकृति में 98 तत्व, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? 98। और कृत्रिम विधि से 20 तत्व पाए जाते हैं। 98 प्राकृतिक और कृत्रिम विधि से 20 तत्व पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम पर सजाया गया है? तो परमाणु क्रमांक के बहुत बार करा चुके हैं। आगे देखेंगे आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा होगा? पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व एक अक्रिय गैस होता है। क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितना? 22। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितना होता है? 22। अब यदि पूछ दे कुल अधातुओं की संख्या 22 और उपधातु 7, तब 22 से 7 कितना? 29। और आप 118 में से 29 घटा लें तो कितना बच जाएगा? सॉरी, 6 28 यानी 90, यानी कुल धातु कितना? 90। चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या, आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितना? 10। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन है? सबसे हल्की तत्व जो कहें वो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस या तत्व कुछ भी कौन? हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की अक्रिय गैस, अक्रिय यदि कह दे, अक्रिय गैस में हो जाएगा हीलियम, सबसे हल्का।
आगे देखते हैं बच्चों। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु, सबसे क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, अभी तो बताए, एक ही क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन? लिथियम। और सबसे भारी कौन? ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन होगा? ओस्मियम। चलिए आगे। उन तत्व को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन पाया जाता है? बच्चों, वैसा तत्व जिसमें परमाणु संख्या तो एक ही हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे समस्थानिक में समझ जाए, यूरेनियम 92,235 और यूरेनियम 92,238, ये क्या है? समस्थानिक है। या कार्बन C12 और कार्बन C14 क्या है? एक प्रकार का एक समस्थानिक है। सभी बच्चे लिख कर ये बताएंगे, सभी लिख कर ये बताएं कमेंट बॉक्स में, और अपने अपने कॉपी पर भी लिख ले। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक पाया जाता है और उनके नाम भी लिखे। हाइड्रोजन का कुल समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, और आप लोग उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। ज़रूर भेजेंगे, सब लोग अपना अपना कॉपी पर भी लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिया था? न्यूलैंड्स। आगे देखते हैं। और हाँ, तत्वों का अष्टक नियम दिया न्यूलैंड्स, त्रिक नियम दिया डोराइनर, आवर्त सारणी का खोज किसने किया? तो मेंडलीव। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? तो इसे मोसले ने किया था। परमाणु संख्या का खोज किसने किया? तो मोसले। परमाणु संख्या का खोज किसने? मोसले ने किया। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? बच्चों, नहीं पाया जाता है कौन? रेडॉन। इसलिए इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे? रेडॉन को जाना जाता है। कौन सी धातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। ये आप लोग लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखे, कौन सा एकमात्र धातु जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व, बच्चों, तारा जो बना हुआ है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, परंतु सबसे अधिक कौन होता है? हाइड्रोजन। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम। क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो हम लोग तो क्लोरीन का सबसे पहले परमाणु संख्या याद रखेंगे, 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 287। अब आप लोग याद रखें, कोई भी तत्व अस्थायी तब कहलाएगा जब उसके आवर्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो बताइए, इसके आवर्तम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, पर यह इलेक्ट्रॉन को तो त्याग नहीं सकता, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, अतः क्लोरीन पर ऋण आवेश हो जाएगा। कौन सा आवेश? तो कितना इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे। चलिए, इसमें कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन का वैलेंसी कितना हुआ? 1 हुआ। पोलोनियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। लिख लेंगे, पोलोनियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और हड्डी किससे बना हुआ है? लिख के बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, हम मानव शरीर का हड्डी और दांत किस तत्व से मिलकर बना है? आगे, हड्डी, मानव शरीर का हड्डी किससे बना हुआ है? लिख कर भेजेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। सबसे अधिक चमकदार और कठोर अधातु कौन है? हीरा। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? बच्चों, अभी आपको पीछे बताया कि संक्रमण तत्व जो पाया जाता है डी ब्लॉक में पाया जाता है। डी ब्लॉक के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। एक मिनट। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था? तो डोराइनर। बच्चों याद रखेंगे, तत्वों का वर्गीकरण यदि पूछे तो सबसे पहले किसने किया था? डोराइनर। यदि आ जाए कि तत्वों को धातु और अधातु में किसने बांटा था? तो यह बांटा था किसने? लेवाइसी ने। किसने? लेवाइसी ने बांटा था। तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? डोराइनर।
सबसे छोटा तत्व हाइड्रोजन और सबसे बड़ा तत्व सीजियम। बच्चों याद रखेंगे, सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, परंतु आप लोग याद रखेंगे सबसे क्रियाशील धातु कौन? पोटेशियम, क्योंकि एग्जाम में यही आता है, पोटेशियम एग्जाम में ही आता है। परंतु सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ जाता है, क्रियाशीलता बढ़ जाता है। सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वाला वर्ग कौन सा है? तो शून्य वर्ग यानी 18वां वर्ग 18, वर्ग 18 सबसे अधिक क्रियाशील गैस, सबसे अधिक गैसों वाला तत्व वर्ग है यह। सिलिकॉन के अंतिम उपकोषों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बच्चों याद रखेंगे, सिलिकॉन Si 14 2 8 4, यानी बातम कक्षा में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कितना? 10। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। और यदि आपको और किस प्रकार का वीडियो चाहिए आवर्त सारणी से, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी यह फ़ायदा हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।